डिब्रॉय वेवलेंथ करते हैं। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, है ना, इनका नाम था लुई डी ब्रॉगली, लिखते हैं इसको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसको बोलते हैं लुई डिब्रॉय, ठीक है, BROY, ठीक है। तो जैसे आइंस्टीन ने कहा था कि लाइट वेव जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती, ठीक है। तो डिब्रॉय ने आइंस्टीन की थ्योरी के बाद में ये सजेस्ट किया कि पार्टिकल्स भी वेव नेचर शो करना चाहिए, और वेव नेचर शो करते हैं, और पार्टिकल्स की वेवलेंथ जो है वो क्या होती है उसका रिलेशन दिया, ठीक है। अच्छा, डिब्रॉय वेवलेंथ करने के पहले अपने को ये जो फिनोमेना आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया कि लाइट वेव जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती हैं, तो उसके दो कॉन्सिक्वेंसेस थे, है ना। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या था कि फोटॉन्स यदि पार्टिकल्स हैं तो फोटॉन्स का मोमेंटम भी होना चाहिए, ठीक है। तो आइंस्टीन ने इसका भी रिलेशन दिया, फोटॉन्स का मोमेंटम क्या होगा। ये फोटॉन है मासलेस, पर फिर भी इसका मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम क्या होगा उसका रिलेशन दिया। और दूसरा जो है कि फोटॉन के लिए जो उसका मोमेंटम है उसको हम p बोलते हैं, है ना। p और फोटॉन की वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने ये रिलेशन भी दिया। तो ये दोनों चीजें देखनी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि डिब्रॉय ने जो वेवलेंथ का रिलेशन दिया पार्टिकल्स के लिए, वो बेसिकली जो फोटॉन्स के रिस्पेक्ट में जो रिलेशन आइंस्टीन ने दिया है ना, उसको यूं का यूं अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो फोटॉन के केस में फोटॉन का मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन रहता है और वो कैसे आता है, उसको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं, क्योंकि उसी रिलेशन को डिब्रॉय ने, है ना, एज इट इज अडॉप्ट किया बेसिकली, ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों एस्पेक्ट हैं फोटॉन्स के, कि फोटॉन को मोमेंटम होता है और फोटॉन का जो मोमेंटम है वो उसकी वेवलेंथ से लिंक्ड है, और उसके रिलेशन जो है वो जो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वहां से आते हैं, ठीक है। अच्छा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है आपके जेई के सिलेबस में नहीं है, तो अपन आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना, पर उसके ब्रॉड रिजल्ट्स को यूज करते हुए, है ना, ये रिलेशन थोड़ा सा डिराइव कर लेंगे। आपके सिलेबस में नहीं है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, पर एक तो ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, आपको भी इंटरेस्ट आएगा, और दूसरा है कि आपको एक रफ आइडिया भी लगेगा कि भाई ये जो रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन आ कहाँ से रहा है। नहीं तो ऐसे लिखने को हम सीधा ही लिख दें कि डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या है, h अपॉन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो इसको सीधा अप्रिशिएट करने में आपको उतना मतलब आप अप्रिशिएट नहीं कर पाइएगा, पर यदि उसको फोटॉन के रिस्पेक्ट में पहले अपन डिराइव करें तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। तो करते हैं उसको। तो आइंस्टीन ने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस ईयर में दी थी, 1916 में, ठीक है। अभी तक आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला नहीं था। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था 1918 में, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था। तो आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक रिलेशन ये दिया कि यदि कोई भी बॉडी है, कोई पार्टिकल है, यदि मूव करता है तो उसका मास इंक्रीज करता है, ठीक है। तो मास ऑफ पार्टिकल वो क्या है, एम नॉट, मतलब रेस्ट मास, जब पार्टिकल रेस्ट पे है, और डिवाइड बाय वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और v क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आइंस्टीन ने डिराइव किया, और उसको, है ना, ये तो कई बार प्रूव हो चुका है कि ये एक्चुअल में ट्रू है। तो बेसिकली शॉर्ट पॉइंट है कि वेलोसिटी के साथ में बॉडी का मास इंक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो आइंस्टीन की सबसे फेमस इक्वेशन है कि किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी जो है वो mc², ठीक है। और इसमें m जो है वो मतलब ये वाला मास है,
रेस्ट मास नहीं है, ये वाला मास। तो एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी जो है उसको लिख सकते हैं m0 c² अपॉन √1 माइनस c² v²/c²। ठीक है। अच्छा, मोमेंटम जो है, अब ये भी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हो गया। ठीक है, ये मोमेंटम क्या हुआ किसी पार्टिकल का, mv, और इसमें भी जो मास है वो रेस्ट मास नहीं है ना, वेलोसिटी पे जो मास होता है, ये जो अंडरलाइन किया है ये वाला है। तो इसको मोमेंटम को भी हम लिख सकते हैं √1 माइनस v²/c²। ठीक है, तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, e² आ जाएगा m0² c⁴ अपॉन 1 माइनस v²/c²। ठीक है। अच्छा, इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर करके हम c² से भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा m0² v²c² अपॉन 1 माइनस v²/c²। ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशन आ गई, इनको है ना, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, थोड़ी जगह बना लेते हैं ऊपर। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, e² माइनस p²c² इज इक्वल टू m0² c² माइनस v² अपॉन c² माइनस v² अपॉन c²। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो क्या बच गया, e² इज इक्वल टू p²c² प्लस m0² c⁴। ठीक, तो ये रिलेशन है जो एनर्जी और मोमेंटम को किसी भी पार्टिकल के लिए, ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम को लिंक करता है। ठीक है, तो अब आइंस्टीन ने क्या कहा कि ये रिलेशन जो है वो हम मासलेस पार्टिकल्स के लिए भी लगा सकते हैं, और फोटोन जो है वो मासलेस पार्टिकल है, तो इसमें m0 क्या था, रेस्ट मास। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का रेस्ट मास। तो फोटोन का मास कितना होता है, 0। फोटोन जो है वो मासलेस पार्टिकल है। ठीक है, तो ये रिलेशन फोटोन के केस में लगाते हैं, तो फोटोन की टोटल एनर्जी जो है वो कितनी हो गई, p²c²। ठीक है, तो इसका मतलब फोटोन की एनर्जी हो गई pc, और फोटोन का मोमेंटम जो है वो e/c हो गया। ठीक है, तो फोटोन जो है वो मासलेस पार्टिकल है, फिर भी एज अ पार्टिकल मोमेंटम कैरी करता है। ठीक है, और दूसरा ये कि अब इस रिलेशन को यूज करके हम फोटोन की वेवलेंथ और उसके मोमेंटम के बीच में रिलेशन एक डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्या हो गया, फोटोन की एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है, अपन ने पिछले वीडियोस में देखी है ना, h²। तो ये हो गया आपका hc/λ, और ये कितना है, ये pc के बराबर हो गया। ठीक है, ये रिलेशन यूज करके, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन ये क्या हो गया, h अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो ये रिलेशन जो है वो वेवलेंथ को फोटोन के मोमेंटम से लिंक करती है। ठीक है, तो डिब्रॉय ने अपनी थ्योरी में इस वाले रिलेशन को यूज किया जो आइंस्टीन ने फोटोन के रिस्पेक्ट में निकाली थी। तो अब देखते हैं डिब्रॉय ने क्या बोला है ना, जगह बना लेते हैं, इस रिलेशन को रिटेन कर लेंगे, बाकी हटा देंगे। तो डिब्रॉय ने 1924 में बेसिकली क्या बोला कि नेचर में सिमेट्री होती है। ठीक है, सिमेट्री होती है इन द सेंस कि यदि लाइट वेव्स पार्टिकल का बिहेवियर शो करते हैं, तो पार्टिकल्स को भी वेव्स का बिहेवियर शो करना चाहिए। और ये रिलेशन जो लाइट वेव के थ्रू हमने निकाली है, यही रिलेशन जो है पार्टिकल्स पे भी लगनी चाहिए। तो पार्टिकल की वेवलेंथ के लिए डिब्रॉय ने सेम रिलेशन दिया
1924 में, ठीक है। और ये बाद में एक्चुअली प्रूव भी हो गया है ना, उसका एक्सपेरिमेंट अपन देखेंगे, डाइविसन इन जर्मन एक्सपेरिमेंट, है ना, उससे ये चीज़ प्रूव भी हो गई। अब ये रिलेशन है तो फिर किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ जो है वो हम उसके काइनेटिक एनर्जी या है ना बाकी एस्पेक्ट से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी यदि k है हाफ mv², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p²/2m, जहाँ मोमेंटम क्या है, mv, ठीक है। तो मोमेंटम कितना हो गया, √mk। तो वेवलेंथ का एक रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में एक ये भी हो जाता है 2mk, ठीक है। ये आपका दूसरा रिलेशन हो गया। सेम रिलेशन है, ये मोमेंटम के टर्म्स में है, ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में है। अच्छा, अब सपोज कोई एक हम चार्ज पार्टिकल ले लें, चार्ज पार्टिकल ले लिया हमने +q, और इसको दो पॉइंट्स के बीच में हमने एक्सेलरेट किया, है ना, पॉइंट 1 और 2, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सपोज v है दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो टोटल एनर्जी जो है इसकी कितनी हो जाएगी, चार्ज पार्टिकल की, v के क्रॉस एक्सेलरेट होने पे k = qv हो जाएगी, ठीक है। तो k की जगह यहाँ पे qv डाल सकते हैं। तो वेवलेंथ उस पार्टिकल का, उस चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ जो है ना, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगी √2m qv, ये एक और रिलेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, और डिब्रॉय को जो है वो इसी के 4-5 साल बाद इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला, यही चीज सजेस्ट करने के लिए, ठीक है।